हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी आप बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2024 का अंग्रेजी यानी इंग्लिश का पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, आप लोग देख सकते हो जिसका पेपर कोड है 817 DN। ठीक है, इस पेपर को हम लोग इस वीडियो में पूरा पूरा सॉल्व करने वाले हैं। देखो आप लोग का जो बोर्ड परीक्षा 2024 होने वाली है ना, उसका मतलब जो पैटर्न सेम 2023 में जो पेपर हुआ था उसी के अनुसार होने वाला है। इंग्लिश में कोई आपका चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि आप लोग का यह एक तरह से मॉडल पेपर है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मॉडल पेपर से भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आप जानते हो कि भर भर कर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाकी कहूँगा चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए के अंतर्गत आने वाले 20 जो MCQ हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो शुरू में आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक रहेगा, यानी 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वो पैसेज बेस्ड रहेंगे। यानी आपका यहाँ पे एक पैसेज दिया रहेगा और ये भी अनसीन पैसेज होगा, आपके बुक से नहीं होगा, बाहर से होगा। ठीक, इसको पढ़कर और 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। देखो यहाँ 3 प्रश्न पूछा हुआ है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक ये प्रश्न पूछा हुआ है पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको जो पैसेज था उसी को पढ़कर देना है। तो चलो हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन मैं जैसा कि आपको पीछे बता चुका हूँ कि अनसीन पैसेज का मतलब को सॉल्व करते हुए आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। तो चलो यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, यार ये क्यों आ रहा है, 1 मिनट लाइट को दूर कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स अप द मीनिंग ऑफ द पैसेज। मतलब इनमें से, इन स्टेटमेंट में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो मतलब जो पैसेज है उसके मीनिंग को फुलफिल करता है। ठीक, अगला है, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। अगला यहाँ सेकंड ऑप्शन है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैसेज, यानी पैसेज के अनुसार। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, ओके, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पैसेज, यानी पैसेज के बारे में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। थर्ड है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फेलियर। ओके, यह 3 क्वेश्चन है। अब चलो हम लोग पैसेज पढ़ते हैं और इनका आंसर ढूंढते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लगेगा, हो सकता है 20 MCQ है ना, तो 20 MCQ में आपको अगर 20 मिनट टाइम लगते हैं तो 10 मिनट टाइम इसी MCQ को सॉल्व करने में मतलब 1 से 3 तक क्वेश्चन को लग जाए, क्योंकि अगर हार्ड आ जाता है तो ये काफ़ी कठिन हो जाता है सॉल्व करना। तो चलो इसको पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को करेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे, पैसेज पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट लक बट लेबर डैट मेक्स अ मैन। कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट लक, या मतलब जो लक है वो आदमी को एक तरह से मतलब सामर्थ्यवान नहीं बनाता। क्या बनाता है, लेबर, मेहनत बनाता है। एक तरह से इसका ये अर्थ हम लोग बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट अ लक, यह लक नहीं है, बट लेबर डैट मेक्स अ मैन, मेहनत है जो एक आदमी को बनाता है। क्या बनाता है भाई, सामर्थ्यवान कह लो, धनी कह लो, या जो भी कह लो। ठीक, आगे देखते हैं। लक यानी भाग्य। से एन अमेरिकन राइटर, एक अमेरिकन राइटर कहते हैं, इज ईवर वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप। ओके, कहने का मतलब है कि एक अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन राइटर कहते हैं कि लक जो होता है टर्नअप का क्या करता है, इंतज़ार करता है। मतलब कि हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हो, इसका इंतज़ार करता है। ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखा गया है, लेबर विथ कीन आइज एंड स्ट्रॉन्ग विल ऑलवेज टर्न अप समथिंग। और वहीं जो लेबर होता है यानी जो मेहनत होता है किसी व्यक्ति का, वह कीन आइज एंड स्ट्रॉन्ग विल मीन्स दृढ़ इच्छा शक्ति, और कीन आइज का मतलब कि एक तरह से मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं कि अपना जो भी गोल है उसके थ्रू मतलब एक तरह से डेडिकेट रहना। ठीक है, तो लेबर, कीन आइज और स्ट्रॉन्ग विल से हमेशा मतलब जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको अपने सामने ला जाता है, टर्न अप कर देता है, ऐसा नहीं कि उसका इंतज़ार करता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है कि लक लाइज इन बेड एंड विसेज द पोस्ट मास्टर वुड ब्रिंग हिम न्यूज ऑफ लीगेसी। ओके, कहने का मतलब है कि लक जो है ना वो आराम करता है, सोया रहता है एक तरह से
बेड पे और इच्छा रखता है कि पोस्ट मास्टर यानी डाकिया आए और उसको मतलब कोई लिगेसी का न्यूज़ सुना दे। मतलब लिगेसी मतलब जैसे हमें लिगेसी में नहीं मिल जाती है, जैसे दादा दादी का संपत्ति एक तरह से ऐसे ही मिल जाना, तो उसी तरह का है, उसी तरह ये लक है। ठीक है, लक वाला आदमी ऐसा ही सोचता है कि कुछ मतलब मिल जाए और ये चलता रहता है ऐसे ही। लेकिन आगे लिखा गया है लेबर के बारे में कि लेबर टर्न आउट एट 6 एंड विथ बीजी पेन एंड रिंगिंग हैमर लेज दैट फाउंडेशन ऑफ कम्पेटेंस। ओके, यहाँ पे कहने का मतलब कि जो मतलब लेबर होता है यानी मेहनत होता है वो टर्न आउट एट 6 मतलब शुरू से ही, मतलब टर्न आउट 6 मतलब शुरू से ही अपना मतलब रूप दिखाने लगता है, एक तरह से बोल सकते हैं। विथ बीजी पेन एंड रिंगिंग हैमर मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब काफ़ी मेहनत के साथ। ठीक है, शुरू से ही यह अपने फाउंडेशन की मतलब फाउंडेशन मीन्स एक तरह से अपने आप की स्थापना करने लगता है ऑफ कंपटीशन, आगे की कंपटीशन के लिए। ठीक है, कहने का यही मतलब कि जो मेहनती व्यक्ति होता है वो है मतलब शुरू से ही उसमें मतलब जो कंपटीशन होता है उस चीज़ का गुण दिखने लगता है या मेहनत का गुण दिखने लगता है, सिंपल। ठीक, आगे देखो, लक वाइंस लेबर वॉच। ओके, लक जो होता है ना मतलब हमेशा मतलब वाइंस करता है, मतलब एक तरह से मतलब हमेशा कहने का मतलब कि मतलब जैसे कोई विपत्ति आ जाए तो उसका एक तरह से वाइंस मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे होता है ना जैसे रोना, तो लक्स हमेशा रोना रोता है अगर मतलब बुरी स्थिति आ जाए तो। बट लेबर अगर बुरी स्थिति आ जाए तो उसको मतलब लेबर कहने का मतलब कि मेहनती आदमी उसका खड़ा होकर अच्छे से उसका सामना करता है। लक रिलाइज ऑन चांस। ओके, लक हमेशा चांस का इंतज़ार करता है। ठीक है, लेबर ऑन कैरेक्टर, और जो लेबर होता है वो कैरेक्टर में ही होता है, एक तरह से बोल सकते हैं। लक स्लिप्स डाउनवर्ड टू सेल्फ इंडल्जेंस मतलब लक जो है हमेशा नीचे की तरफ गिरता रहता है आत्मभोग में। लेबर स्ट्राइड्स अपवर्ड एंड एस्पायर टू इंडिपेंडेंस, और जो लेबर होता है लेबर मीन्स मेहनती आदमी, एक तरह से कहने का मतलब। ठीक है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है इंडिपेंडेंस मीन्स मतलब अपनी स्वतंत्रता की ओर, एक तरह से बोल सकते हैं। दी कन्विक्शन देयर फॉर इच एक्सटेंडिंग दैट डिलीजेंस मीन्स हार्ड वर्किंग। ठीक है, इज़ द मदर ऑफ गुड लक, यानी कहने का मतलब कि यहाँ कहा जा सकता है, निर्णय निकाला जा सकता है कि जो मदर ऑफ गुड लक यानी अच्छी जो लक होती है उसका जो मदर होता है वो डिलीजेंस यानी हार्ड वर्किंग ही होता है। यानी एक तरह से कहने का मतलब कि जब आप हार्ड वर्क करोगे तभी आपके साथ लक भी रहेगा। ठीक है, आगे है इन अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्दों में दैट अ मैन सक्सेस इन लाइफ विल बी प्रोपोर्शनेट टू हिज एफर्ट, मतलब कहने का मतलब कि अन्य शब्दों में किसी आदमी की या किसी व्यक्ति की जो सक्सेस है वह समानुपाती है किसके, उसके एफर्ट के समानुपाती, यानी जितना वह एफर्ट करेगा लाइफ में उतना ही सक्सेस होगा। ठीक है, टू हिज इंडस्ट्री अपने उद्योग धंधों में, टू हिज अटेंशन ऑफ द स्मॉल थिंग्स अपने छोटी छोटी मतलब चीज़ों को ध्यान रखने में। ठीक है, तो चलो ये रहा पूरा आपका पैसेज। अब इसके आधार पे हम लोग का 3 जो प्रश्न था इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो थर्ड प्रश्न था कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फेलियर, तो यहाँ एक हम लोग का शब्द दिखा, देखो यहाँ पे पैसेज में कि इन द अदर वर्ड्स दैट अ मैन सक्सेस, यानी फेलियर का यहाँ पे क्या है, अपोजिट सक्सेस। ठीक है, अपोसाइट लिखा है। ठीक है, अपोजिट उसी को बोलते हैं, तो ये हम लोग का सक्सेस हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे एक फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखते हैं, 1 मिनट यार पंखा चल रहा है ना तो ये उड़ रहा है थोड़ा। पहला क्या है कि वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स ऑफ द मीनिंग ऑफ द पैसेज, मतलब इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो जो पैसेज है उसका मीनिंग देता है। तो चलो पहला क्या है कि लक वेट्स विदाउट एग्जर्शन। ओके, लेबर एग्जर्ट विदाउट वेटिंग। ओके ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलत है, कहने का मतलब लक कह रहा है कि मतलब वेट्स विदाउट एग्जर्शन, मतलब कहने का मतलब कि बिना किसी तनाव के जो लक होता है वो एक तरह से चीज़ों का इंतज़ार करता है, कह सकते हैं। बट लेबर एग्जर्ट विदाउट वेटिंग,
लेकिन जो लेबर होता है, मेहनत होता है, उसको प्राप्त कर लेता है बिना किसी इंतज़ार किए। तो देखो बिना कि विदाउट वेटिंग का है, यहीं पे गलत हो जाता है, बिना किसी इंतज़ार किए हुए। ऐसा नहीं है, जो लेबर है उसको भी इंतज़ार करना पड़ता है, धीरे धीरे अपने आप को हार्ड वर्किंग कर वैसा बनाना पड़ता है किसी चीज़ को प्राप्त करने हेतु। हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि इन 6 यहाँ पे हमने देखा था ना कि कहाँ देखा था, 6 कहाँ है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमने ये पे कहीं देखा था कि मतलब या धीरे धीरे हाँ लेबर, देखो लेबर टर्न्स आउट एट 6 एंड विथ बिजी पेंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लेबर होता है या मेहनती आदमी होता है वो धीरे धीरे शुरू से ही, ठीक है, काफ़ी कम उम्र से ही एक तरह से बोल सकते हैं कि अपने आप को मतलब काफ़ी मेहनत के साथ जो अपने मतलब कंपटीशन के लिए अपने आप में उस चीज़ का फाउंडेशन करने लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत प्राप्त कर लेगा, इसलिए ये गलत है। अगला है कि लक वेट्स एंड कंप्लेन्स विदाउट वर्किंग। हाँ ये भी सही है कि लक मतलब वेट करता है और कंप्लेन करता है विदाउट वर्किंग, बिना कोई काम किए। वाइल जबकि लेबर अचीव सक्सेस आल्दो इट कंप्लेन्स। लेकिन जो सफलता मतलब एक तरह से मतलब जो लेबर है वह सफलता प्राप्त कर लेता है कंप्लेन करते हुए भी। तो ऐसा नहीं है, कहीं पैसेज में नहीं लिखा गया कि वह कंप्लेन करते हुए सफलता प्राप्त कर लेता है। हाँ सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन कंप्लेन करते हुए ये कहीं नहीं लिखा गया, तो इसलिए ये भी गलत होगा। सी वाला है कि लक इज सेल्फ इंडल्जेंस बट लेबर इज सेल्फलेस। देखो लक तो सेल्फ इंडल्जेंस है, लेकिन जो लेबर है सेल्फलेस कहीं बोला नहीं गया है। लक को तो सेल्फ इंडल्जेंस यहाँ देखो यहाँ बोला गया था, यहाँ पैसेज में दिखा देता हूँ, देखो डाउनवर्ड टू सेल्फ इंडल्जेंस ये लक के लिए बोला गया है, लेकिन लेबर के लिए ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि वह सेल्फलेस है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ये डी वाला ऑप्शन बचेगा। डी वाला ऑप्शन है कि लक ऑफन इंड्स इन डिफीट, मतलब जो लक है अक्सर या हमेशा इंड इन डिफीट मतलब हार जाता है एक तरह से, ठीक है, अंत में हार जाता है कहने का मतलब। बट लेबर प्रोड्यूस लक, लेकिन जो लेबर होता है, मेहनत होता है, वो लक को एक तरह से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये एक तरह से हम लोग का सही हो सकता है। उसके बाद देखो फर्स्ट का हम लोग का ये डी ऑप्शन सही। सेकंड है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैसेज। पैसेज के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि लक इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो ऐसा तो कहीं पैसेज में कहा नहीं गया है कि लक नेसेसरी है। सक्सेस डिपेंड ओनली ऑन हार्ड वर्क। देखो ये तो ठीक है, मतलब सही है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं यह सही है। सक्सेस डिपेंड ओनली ऑन हार्ड वर्क, ठीक है। और यहाँ देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड लक ऑलवेज मीट विथ डिसअपॉइंटमेंट। अब देखो यहाँ पे ये तो ठीक है, ये सक्सेस डिपेंड ओनली ऑन हार्ड वर्क, ये ठीक है, लेकिन एक तरह से हम लोग देखें तो स्टेटमेंट ऐसा कहीं भी पैसेज में नहीं लिखा है कि सक्सेस डिपेंड ओनली ऑन हार्ड वर्क, लेकिन इसकी तरफ फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड लक ऑलवेज मीट्स विथ डिसअपॉइंटमेंट। ऐसा हमें मतलब पैसेज पढ़ने में मालूम हो रहा था, मतलब एक्सपेक्टेशन है यानी गुड लक यानी अच्छे भाग की, वो हमेशा क्या होती है, वो डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशाजनक होती है। तो ये वाला आपका भी सही है एक तरह से। सक्सेस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू हार्ड वर्क। देखो हार्ड वर्क के प्रोपोर्शनेट मतलब अनुपात में नहीं है, ठीक है, एफर्ट के अनुपात में है, यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा गया था, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट टू एफर्ट, ठीक है। तो ये हार्ड वर्क के नहीं बल्कि एफर्ट के प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। तो इसलिए भी गलत। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, इन दोनों में से हम लोग क्या चूज करेंगे, ये सबसे मतलब घातक बन जाता है इन दोनों में से चूज करना, ठीक है। तो इसमें से जो सक्सेस डिपेंड ओनली यहाँ पे केवल लगा दिया कि केवल हार्ड वर्क पे ही डिपेंड करता है, तो ऐसा कहीं हम लोग का पैसेज में लिखा नहीं था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ऐसा कहीं इंडिकेट भी चीज़ें हम लोग की नहीं कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये सही हो जाएगा कि हमेशा मतलब लक के थ्रू एक्सपेक्टेशन का मतलब करना चीज़ों का, वो हमेशा हमें निराशाजनक साबित हो सकता है। तो ये सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे के लिए, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग का दूसरे के बाद तीसरा, ये ओके, ये तो हो ही गया है, ये तो हो ही गया है। हम लोग आगे चलते हैं। अगला
अगला प्रश्न करते हैं, ये 4th से 8 वाला। अब देखो 4th से 8 यानी चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और आठवां, ये 5 प्रश्न आपके इंग्लिश ग्रामर से रहेंगे। तो देखो यहाँ पे है चौथा प्रश्न कि एज सुन एज आई रिच्ड द स्कूल द बेल रैंग यहाँ पे भराएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, मतलब जैसे ही मैं स्कूल पहुँचा घंटी बज चुकी थी, या जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा गाड़ी जा चुकी थी। तो ऐसे टेंस में मतलब शुरू में आपका बनता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, और अंत में इधर बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ परफेक्ट कब होगा, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसलिए यहाँ पे रैंग लगेगा। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न कि रिंग या विल रैंग या हैज रंग। ठीक, चलो उसके बाद चौथा के बाद पांचवा प्रश्न है कि ही हैड टू रिपेंट व्हाट ही हैड डन। यहाँ खाली स्थान में बनाए। देखो रिपेंट जो है ना अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर लेता है। रिपेंट फॉर यानी पश्चाताप करना, मतलब ही हैड टू रिपेंट फॉर व्हाट ही हैड डन, मतलब उसने क्या किया उस चीज़ पे उसको पछतावा है, तो यहाँ पे फॉर हो जाएगा। अब देखो 6 नंबर, द गंगा इज अ होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमें आइडेंटिफाई करना है। भाई एडजेक्टिव क्या होती है, जो किसी मतलब जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, वो एडजेक्टिव होती है। तो यहाँ पे देखो द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा जो नाम है गंगा, उसकी विशेषता बता रहा है कौन, होली, कि गंगा क्या है, होली रिवर है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, हमें एडजेक्टिव बताना है, तो यहाँ पे होली हो जाएगा, सिंपल। 6 का हम लोग का शी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद इधर हम लोग 7वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखो। अब देखो ये प्रश्न जल्द हो रहे हैं। पैसेज बेस्ड वाला तो प्रश्न थोड़ा टाइम लिया, लेकिन ये प्रश्न आपके जल्द हो जाएंगे। देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, ये दे दिया है इधर उधर, कोई सेंटेंस है उसको इधर उधर कर दिया है वर्ड, और इसको मतलब सहार कर और अच्छे से मतलब एक सेंटेंस बनाना है। तो देखो, ही अ लॉट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम मी, ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको ये गलत टाइप का लगेगा। ही बोरोड मतलब वह उधार लिया, अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी यानी मेरे द्वारा, ये आपका सही हो जाएगा। अब देखो ही फ्रॉम मी बोरोड, इसी तरह ये गलत आपको लग रहा है। ही अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी बोरोड, देखो ये भी गलत लग रहा है आपको, पढ़ने से ही ये मालूम चल जाएगा। तो ही बोरोड यानी उसने उधार लिया, अ लॉट ऑफ मनी यानी बहुत ज़्यादा पैसे, फ्रॉम मी यानी मेरे द्वारा। चलो ये 7वां हो गया। 8वां देखो, 8वें में आपका मतलब एक मिस स्पेल्ड मतलब शब्द रहेगा, यानी 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका गलत रहेगा। स्पेलिंग टेस्ट से ये रिलेटेड एक तरह से क्वेश्चन है। 4 स्पेलिंग रहेगी, उसमें से एक स्पेलिंग आपकी गलत रहेगी, उसको छांटना होगा। तो पहला देखो बिलीव है, यहीं पे ये गलत है। बिलीव की BELEIV नहीं होता है स्पेलिंग, बिलीव का स्पेलिंग होता है BELI, ठीक है, BELIEVE। देखो BELE कर दिए, एल के बाद ई कर दिए, एल के बाद आई होता है, उसके बाद EVE होता है। और बाकी ये अचीव का सही है, ACHIEVE। रिसीव का भी ये सही है। अचीव मन एक तरह से ये प्राप्त करना, किसी चीज़ को अचीव करना। रिसीव का भी मतलब होता है प्राप्त करना, लेकिन इनका यूज अलग अलग है। और डिसीव मीन धोखा देना। तो ये भी आप लोग याद कर लेना स्पेलिंग, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग सभी याद होनी चाहिए। चलो 8वें के बाद आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे चलते हैं। आप जानते हो कि क्वेश्चन नंबर 9, 10 होगा वो पैसेज बेस्ड MCQ होगा ये, और ये पैसेज आपके प्रोज से रहेगा। ठीक है, प्रोज से यहाँ पैसेज दिया रहेगा किसी भी चैप्टर से, और उससे रिलेटेड यहाँ पे 2 ठे आपका MCQ पूछा रहेगा। और फिर आपका 11 से 13 तक यानी अगले 3 जो MCQ होंगे वो भी आपके प्रोज से होंगे, लेकिन इसको पैसेज पढ़कर नहीं देना है और ऐसा ही डायरेक्ट देना है। तो इसका भी आप डायरेक्ट दे सकते हो अगर पहले से आप अपना चैप्टर, क्योंकि प्रोज से ही कोई ना कोई यहाँ पे चैप्टर से पैसेज होगा, तो आप प्रोज के सारे चैप्टर अच्छे से पढ़े हो तो आप आसानी से इसका, जैसे देखो हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। अब ये पहले से आप पढ़े हो भाई, मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, तो जो ऑपरेसर है वो भी फ्री नहीं है, जो ऑपरेस्ड है वो भी फ्री नहीं है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज, ओके, मतलब एक आदमी है, एक मैन जो मतलब अनदर यानी एक अन्य व्यक्ति के फ्रीडम को, अ मैन हु टेक्स मतलब ग्रहण कर लेता है या हनन करता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज, आगे क्या भराएगा, वाइट, क्रिमिनल, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, तो अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर से ये दोनों के दोनों थे। यहाँ पे देखो पैसेज भी दिए हुआ है, चलो पैसेज को हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, पैसेज क्या बोल रहे हैं कि आई न्यू, मैं जानता था, नो न्यू तो यानी जानता था, पास्ट इंडेफिनिट, दैट कि दी
ऑफेसर, ठीक, ऑपरेशर्स मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैं जानता था कि दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को, ठीक है। कहने का मतलब कि पीड़ित जो होता है वो तो दुखी होता ही है भाई पीड़ित, लेकिन जो दमनकारी होता है यानी दमन करने वाला वो भी पीड़ित होता है। अब कहोगे कि वह किस तरह पीड़ित होता है, तो देखो आगे लिखा गया है कि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, मतलब एक आदमी, ठीक है, यहाँ पे देखो एक आदमी जो दूसरे आदमी के फ्रीडम को मतलब टेक कर लेता है, ओवरटेक कर लेता है, ठीक है, वह एक तरह से प्रिजनर होता है। किस चीज़ का? हेट्रेड का, यानी हेट का वो मतलब एक तरह से मतलब प्रिजनर होता है, कैदी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज तो अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, तो वो अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ही इज लुक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ, चलो ये इसका तो कोई, चलो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम लोग का 11 नंबर, ये भी आपके प्रोज से ही रहेगा, लेकिन इसके लिए देखो कोई भी पैसेज नहीं दिया, इसको केवल पढ़ना है, उत्तर देना है। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। अब देखो इसका ये भी मंडेला वाले चैप्टर से, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 के लिए आपको पैसेज नहीं दिया रहेगा। 9, 10 के लिए यहाँ पे पैसेज दिया रहेगा, इसी पैसेज को पढ़कर उत्तर देना होगा, लेकिन इनको आपको डायरेक्ट देना होगा। तो आप प्रोज के जितने भी चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़े रहना, तभी दे पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, तो इट्स पीपुल। भाई इस मतलब एक नेशन के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है? तो उसके आदमी, उसके पीपुल। डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में लेंचो ने क्या सोचा? कि बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल या प्राउड। तो देखो भाई, ना तो रूड या ना हेल्पफुल या ना प्राउड, वो उनको समझा कि ये बेंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब वो मतलब उसका भाई जितना पैसा मांगा था उतना नहीं आया था, तो उसने सोचा कि ये यही सब चुरा लिए होंगे, इसलिए उसने इनको बंच ऑफ क्रूक्स बोला है। चलो ये 12 नंबर हो गया। आगे हम लोग 13 नंबर देख लेते हैं, इधर 1 मिनट। 13 नंबर क्या है? देखो ये आपका एन फ्रैंक वाले चैप्टर से है। बोला जा रहा है यहाँ पे कि वाई डज एन ए वांट टू कीप अ डायरी। एन ए डायरी क्यों रखना चाहती थी? तो भाई आप पढ़े होंगे एन फ्रैंक वाला चैप्टर, तो आप देखे होंगे एन के कोई भी मतलब फ्रेंड नहीं थे, और तो इस प्रकार वो अपना मतलब भाई कहाँ शेयर करेगी अपनी चीज़ें, तो इसलिए वो डायरी रखना चाहती थी और उसी में सारी चीज़ें जो भी है अपनी फीलिंग्स लिख रही थी। तो सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, ठीक है। वाई डज एन ए वांट टू कीप अ डायरी? बिकॉज सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, ठीक है। तो जो भी चीज़ें उसको शेयर करनी है वो अपनी डायरी में लिख लेती थी। सी लव्स टू राइट, तो ऐसा नहीं था, मतलब पैसेज में ऐसा नहीं बोला गया कि सी, पैसेज में बोल रहा हूँ, चैप्टर में ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि वह लिखने से प्यार करती थी। सी वांट पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, नहीं ऐसा मतलब पढ़ोगे तो ऐसा भी नहीं था, ठीक। सी लाइक्स द आइडिया ऑफ, नहीं। चलो ये ए वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 13 के बाद 14 और 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 14 और 15 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा यह आपका मतलब एक पैसेज रहेगा, और यह जो पैसेज रहेगा आपके पोइट्री से रहेगा। पोइट्री से किसी भी चैप्टर की कुछ लाइंस यहाँ पे दे सकती है, जैसे देखो ये ही स्टॉक्स इन हिज विविड टाइप, ओके, जो ये मतलब उस चैप्टर से है, केज वाला है ना, उससे है ये, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लियो पहले से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज इन द केज, भाई केज में कौन था, ठीक है। टाइगर था, डॉग था, बियर था, हॉर्स था। ये आपका थर्ड वाला चैप्टर है शायद, तो भाई टाइगर था, ठीक है। उसके बाद आगे देखो अगला प्रश्न है 14 के बाद 15 नंबर की, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, ओके। मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिस चैप्टर से, उसके एक तरह से लेखक कौन है हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। और देखो ये ऑप्शन चार्ट दिया है, इसका मतलब कि आपको अच्छे से जो चैप्टर हैं उनके सारे के सारे लेखकों का नाम भी आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर कौन सा है भाई? अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू, यही शायद आपका है ना, यही चैप्टर है, आई थिंक यही थर्ड वाला आपका चैप्टर है, और टाइगर इन द जू, ठीक है। तो उसी से ये लाइंस ली गई है। तो उसका भाई पोएट कौन है, कवि कौन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट, लेस्लिक नोरिस, हाँ यही लेस्लिक नोरिस आपका हो जाएगा। ये रॉबिन क्ले या ये नहीं होगा, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये आपको जो पोइट्री में जितने भी आपके चैप्टर हैं उनके एक तरह से कवियों का नाम भी याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे दे सकता है किसी भी चैप्टर का, उसका यहाँ पे
कवि का या वही लेखक का नाम पूछा जा सकता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न। अब देखो जो 16 से और 20 तक के ऑब्जेक्टिव होंगे ना, वो आपका जो देखो प्रोज है, पोइट्री है 2, और उसके आप बाद एक सप्लीमेंट्री भी है, सप्लीमेंट्री रीडर, जिसमें आपके वो मिस्टर पंफ्रे वाले चैप्टर हैं, ठीक है, वो अनिल वाला चैप्टर है, थीफ स्टोरी वो सब, ठीक है, नेकलेस वाला जिसमें चैप्टर है, इब्राइट वाला जो चैप्टर, उसको ये सब सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, या उसको आप फुटप्रिंट विदाउट फिट भी बोल सकते हो। तो उसमें से डायरेक्ट आपके 5 यहाँ पे MCQ रहेंगे, ठीक है, सारे के सारे चैप्टर से। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखो, हु वाज मिस्टर पंफ्रे। ओके, यहाँ पे मिस्टर पंफ्रे कौन है, वो भाई फर्स्ट ही ये आपका चैप्टर है, दी मेड या दी ये क्या केयर टेकर, दी नर्स, दी मिस्ट्रेस। भाई मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, ठीक है, जो डॉगी था ट्रिकी उसकी क्या थी, मालकिन थी, मिस्टर पंफ्रे। मिस्टर पंफ्रे नहीं, माफ करना, मिसेस पंफ्रे, ठीक। अब देखो 17, 16 के बाद 17, हु वाज थीप इन द स्टोरी, द थीप स्टोरी। ओके, द थीप स्टोरी वाला जो चैप्टर है उसमें थीप कौन सा था भाई, तो हरी सिंह, अनिल, मंगल पांडे या सुरेश। तो सही ऑप्शन आपका हरी सिंह हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, ठीक है, यह क्या है कि रिचर्ड इब्राइट वाज या एन। भाई रिचर्ड इब्राइट कौन था, एक्टर था, सिंगर था, इंजीनियर था या साइंटिस्ट था, तो साइंटिस्ट था। रिचर्ड इब्राइट एक साइंटिस्ट थे, सिंपल, ठीक है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट वाले चैप्टर से ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद चलो इधर आ जाते हैं हम लोग, इधर देखो ये 19 वाला क्वेश्चन, 19 नंबर वाला, ये मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड। ओके, द नेकलेस वाला जो चैप्टर है ना, उससे ये आपका लिया गया है। ये MCQ कह रहा है कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेंस, मटिल्डा हमेशा रहती थी, अनहैप्पी, हैप्पी, ये डिलाइजेट या कंटेंटेड, क्या क्या लिखा गया भाई, ये मतलब दिखाई भी नहीं दे रहा है, कंटेंटेड। ओके, अब देखो यहाँ पे अनहैप्पी, वह मटिल्डा हमेशा क्या रहा करती थी, अनहैप्पी, ठीक। क्यों रहा करती थी वो छोड़ो, उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। हु वाज रामलाल्स इल्डेस्ट डाटर। ओके, जो रामलाल थे उनकी इल्डेस्ट डाटर कौन थी, मंगला, चंपा, राधा या सुलेखा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राधा, ठीक है। रामलाल की इल्डेस्ट जो डॉटर थी वो राधा थी। क्लियर। तो ये हम लोग के हो गए 20 MCQ, ठीक है। शुरू में कुछ इसी प्रकार के 20 MCQ आप लोग के बोर्ड परीक्षा 2024 में भी आएंगे। आगे अब आप लोग का पार्ट बी आ जाता है, ये तो आपका OMR शीट पे देना होगा इसका आंसर। आगे आप लोग का पार्ट बी आ जाता है और इसमें आपके अलग अलग रीडिंग, राइटिंग, अलग अलग सेक्शन से प्रश्न होंगे, जिसमें आपका देखो इसको बताता हूँ, इसको सॉल्व नहीं कराता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि इसका देखो पूरा का पूरा, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो याद करने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए इसको ना मैं लिख रहा हूँ अच्छे से, इसका टाइपिंग कर लिख रहा हूँ, और इसको जल्द ही आपको हमारी मतलब पूरा का पूरा ये मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक ही नहीं, सारे के सारे कोडों का, जैसे इंग्लिश के 7 सेटों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पे, UPMSP स्टडी। तो UPMSP स्टडी आप, ये मेरी एप्लीकेशन है, ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। UPMSP स्टडी सर्च करोगे तो आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना, या इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। अभी इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आपके हिंदी का भी, मैथ का भी, साइंस, सारे मतलब सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर का सारे सेटों का भी सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो वो हम आप लोग को अभी 1 महीने टाइम है, 1 महीने बाद मेरी एप्लीकेशन पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। तो चलो इसका पार्ट भी मैं सॉल्यूशन नहीं कराता हूँ, थोड़ा देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा। देखो जो फर्स्ट आप लोग का इसमें क्वेश्चन रहेगा, एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा, यानी आपके ये बुक से नहीं होगा, और इससे रिलेटेड यहाँ पे 4 प्रश्न रहेगा, चारों प्रश्नों का आपको आंसर देने का 7 मार्क मिलेगा, ठीक। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में आ जाएगा आपका, इसमें सेकंड प्रश्न, इसमें आपका यहाँ पे देखो आपको एक लेटर लिखना होगा, देखो यहाँ पे लेटर लिखना होगा जो 4 मार्क में होगा, अथवा आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। दोनों दिए गए टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे कि तो लेटर लिखो कि तो एप्लीकेशन लिखो, आपका मन, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। और अगला जो प्रश्न रहेगा वो मतलब वो भी आपका राइटिंग सेक्शन से ही रहेगा। इसमें आपको क्या करना होगा कि रिपोर्ट लिखना होगा। देखो यहाँ पे 80 से 100 शब्दों में यहाँ, और हिंट भी दे दिया है यहाँ पे कि देखो किस टॉपिक पे लिखना है, और उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे हिंट भी दे दिया है। अथवा आपको आर्टिकल लिखना होगा, तो आप रिपोर्ट लिखो या आर्टिकल लिखो, आपका मन, ठीक। तो तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा, और अगला प्रश्न जो रहेगा चौथा वो ग्रामर से रहेगा, और ग्रामर में आपके जो आपका
देखो यहाँ पे माय फ्रेंड सेड मी, ओके, आपका नरेशन से भी रहेगा प्रश्न, इसमें आपका वॉइस से भी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा पंक्चुएशन से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न रहेगा और ट्रांसलेशन से रिलेटेड यहाँ पे 4 मार्क का प्रश्न रहेगा। तो 2 2 4 2 6 और 4 10 मार्क का यहाँ से ग्रामर से संबंधित प्रश्न रहेगा। उसके बाद आपका लिटरेचर में आ जाता है, यानी बुक वाले पार्ट में। तो देखो यहाँ पे आपका क्या रहेगा कि आपका यहाँ पे देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, ओके। मतलब यहाँ पे देखो आपके पहला एक प्रश्न पूछा है और इसमें अथवा का ऑप्शन दिया, यहाँ एक प्रश्न पूछा हुआ है। ये आपके प्रोज वाले सेक्शन से रहेगा। प्रोज वाले सेक्शन से यहाँ पे 1 2 और इधर देखो 3 और 4 ठे रहेगा, मतलब 2 ठे प्रश्न रहेगा, उसमें अथवा कर भी रहेगा, यानी 4 ठे प्रश्न रहेगा। उसमें 4 ठे प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, प्रत्येक प्रश्न का 2 मार्क, यानी 2 प्रश्नों का 4 मार्क यहाँ से मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ पे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहेगा। 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उनमें से किसी एक का उत्तर देना होगा जो आपका 4 मार्क में रहेगा। ये भी आपके किससे, प्रोज वाले सेक्शन से ही रहेगा। क्लियर है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो 7वां प्रश्न है वो देखो आपके ये पोइट्री से आ जाता है। यहाँ पोइट्री से आ जाएगा। यहाँ एक नॉर्मल प्रश्न पूछा रहेगा, उस प्रश्न का उत्तर दो, अथवा यहाँ पे कोई 4 लाइन का पोएम लिखो। तो भाई 4 लाइन का पोएम ही सब लोग लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न कहाँ से पूछेगा कोई पता नहीं। तो 4 लाइन का पोएम आप याद कर लेना, 3 मार्क यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा। जो 8वां प्रश्न रहेगा, इसमें आपको दिए गए टॉपिक पे सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। यहाँ पे 3 ठे पोएम का नाम दिया रहेगा, किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस 2 चैप्टर का मैंने लिखवा चुका है सेंट्रल आइडिया। आप चैनल पर जाकर इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। और निश्चित है डस्ट ऑफ स्नो या फायर एंड आइस आपके ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो अगला 9 नंबर प्रश्न होगा वो आपका सप्लीमेंट्री रीडर से होगा। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन का 2 ठे क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक का आंसर देना होगा आपको 30 से 40 शब्दों में, जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा। और अगला जो 10वां और अंतिम प्रश्न होगा वो भी आपके सप्लीमेंट्री रीडर से ही रहेगा, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें भी 2 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा, जिसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। यानी 4 3 7 मार्क का आप लोग का 60 आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप आपका सप्लीमेंट्री रीडर से यहाँ पे रहेगा, ठीक। और 5 नंबर हमने देखा कि सप्लीमेंट्री रीडर से 5 मार्क का एमसीक्यू, यानी 7 5 12 मार्क का कुल आपका प्रश्न रहेगा आपका सप्लीमेंट्री रीडर से। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा आपका पेपर ऐसे रहेगा। और बाकी मैंने आपका इधर ये सॉल्यूशन भी करा दिया एमसीक्यू वाला, और पेपर का पैटर्न भी बता दिया। बाकी इसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा अच्छे से सॉल्यूशन UPMSP स्टडी जो हमारी ऐप है इस पर आपको मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। और वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा पूरा का पूरा, और साथ में PDF भी रहेगा। साथ में क्या रहेगा, PDF भी रहेगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और जल्द जल्द चीज़ों का आप याद कर लो, ठीक है। तो इसलिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और वेट करना, ठीक है। दिसंबर में हो सकता है या नवंबर के लास्ट तक मैं आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड करा दूंगा चीज़ें। अभी मैं पीछे से सारा का सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना।